नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आपने पीछे वाले वीडियो देखा होगा। ठीक ना, हम लोग 20 दिन का टारगेट बना के चले हुए हैं कि हमको 20 दिन में अपना पूरा सब्जेक्ट मतलब जो भी मैथ है, साइंस है, सोशल साइंस है, सभी का सब्जेक्ट चैप्टर वाइज रिवीजन कर लेना है। और ऐसे क्वेश्चन का रिवीजन करना है जो हमारे एग्जाम में आए। तो हम लोग डे 1 में क्या किए थे, ज्योग्राफी। डे 1 के लिए हम लोग जो क्वेश्चन किए थे, ज्योग्राफी का किए थे और पॉलिटिकल साइंस का किए थे। ठीक है। और डे 2 में हम लोग को क्या करना है, डे 2 में हम लोग हिस्ट्री का करेंगे। मतलब जो भी क्वेश्चन हम डाल दे रहे हैं आप उसको देख लीजिए। मतलब जैसे कि हम लोग कल ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन याद कर लिए, तो आज हम लोग हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन याद करेंगे। फिर नेक्स्ट डे फिर से आ जाएगा ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस। इस तरह से करते करते क्या होगा कि आपका ये सारा चैप्टर समाप्त भी हो जाएगा। मतलब ज्योग्राफी का चैप्टर समाप्त होगा, साथ में मतलब हिस्ट्री का भी चैप्टर समाप्त होगा, इकोनॉमिक्स का चैप्टर समाप्त होगा, पॉलिटिकल साइंस का समाप्त होगा। ये दो दो मार्क्स का क्वेश्चंस है। ठीक है, दो दो मार्क्स का क्वेश्चंस है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 2 मार्क्स मतलब समझ रहे हैं आपका क्या क्या नंबर ला सकता है, मतलब 2 मार्क्स, समझ रहे हैं। ठीक है। तो देखिए हम लोग फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर इस तरह से करेंगे। रोज रोज पढ़ेंगे और उतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन देखिए। यूरोप में राष्ट्रवाद को फैलाने में नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुआ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि यूरोप में जो राष्ट्रवाद को फैलाया गया तो उसमें नेपोलियन बोनापार्ट की क्या भूमिका रही, क्या मतलब किस तरह से सहायता किए। ठीक है, किस तरह से सहायता किए। तो देखिए नेपोलियन बोनापार्ट ने विजय अभियानों द्वारा प्रशासनिक एकीकरण, 1804 की नागरिक संहिता, इसको नेपोलियन कोड भी कहा जाता है, और क्रांतिकारी विचारों जैसे स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व को फैलाकर यूरोप में राष्ट्रवाद की नींव रखी। ठीक है। उसने सामंती व्यवस्था खत्म की, समान कानून लागू किए और जर्मनी इटली को छोटे राज्यों से संगठित कर अनजाने में साझा पहचान और विदेशी शासन के खिलाफ राष्ट्रवाद जगाया। हम लोग को इतना ही आंसर देना है जितना क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूरोप में राष्ट्रवाद फैलाने के लिए नेपोलियन बोनापार्ट किस तरह सहायक हुए। ठीक है। तो उन्होंने अपने क्रांतिकारी विचार, अपनी नागरिक संहिता, ठीक है, इस तरह से राष्ट्रवाद का नींव रखा, यूरोप में राष्ट्रवाद का नींव रखा इसी विचार से। ठीक है। चलिए अब सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। हाँ, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं कि 1830 की जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है। तो 2 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा कम लिखिएगा, 5 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा ज़्यादा लिख दीजिएगा, बस यही है। ठीक है। 2 मार्क्स में आएगा तो थोड़ा कम लिखिएगा और 5 मार्क्स में आएगा तो ज़्यादा लिख दीजिएगा। ये आपको ज़्यादा लग रहा है, मतलब 5 मार्क्स में लिख सकते हैं इसको, लेकिन हम इसलिए आपको पूरा बता दे रहे हैं कि आपको थोड़ा भी याद होगा तो आप 2 मार्क्स में इसको आसानी से बना लीजिएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए ये 5 मार्क्स में आ गया तो तो इसको हम लोग पूरा याद कर लेंगे बढ़िया से। इसको समझिएगा, सुनिएगा आप, क्योंकि बहुत कुछ सुनकर ही भी याद हो जाता है। ठीक है। तो 1830 की जुलाई क्रांति ने फ्रांस में निरंकुश शासन का अंत कर दिया। ठीक है। निरंकुश, ये जो बुर्बो राजवंश था ना, ये बुर्बो बुर्बो वंश का, तो निरंकुश बुर्बो वंश, ठीक है, निरंकुश बुर्बो वंश का अंत कर दिया। ठीक है, निरंकुश बुर्बो वंश का अंत कर दिया, जो भी बुर्बो वंश का अंत कर दिया। और चार्ल्स दसम, जो उस समय जो पूर्व वंश के जो राजा थे, चार्ल्स दसम की जगह उदारवादी लुई फिलिप को, याद रखिएगा नाम, लुई फिलिप को गद्दी पर बैठाया, जिससे फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई 1830 की जुलाई क्रांति, यही बात है। ठीक है। ठीक है, तो जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, जुलाई क्रांति का फ्रांस पर क्या प्रभाव पड़ा। तो बुर्बो वंश की निरंकुश सत्ता समाप्त हुई और ओरलियंस वंश की लुई फिलिप को फ्रांसीसी राजा घोषित किया गया। ठीक है, मतलब चार्ल्स दसम का जो निरंकुश शासन था वो खत्म हो गया और ओरलियंस वंश के लुई फिलिप को फ्रांसीसी राजा घोषित कर दिया गया। संवैधानिक राजतंत्र, 1830 के चार्टर के तहत उदारवादी संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ,
जिसमें राजा की शक्तियां सीमित हो गई। ठीक ना। संवैधानिक राजतंत्र का स्थापना हुई तो राजा था, लेकिन राजा की शक्तियां सीमित थी। ठीक ना। फिर मध्यम वर्ग का उदय हुआ। क्रांति ने कुलीनों के स्थान पर बुर्जुआ यानी मध्यम वर्ग के हितों को प्राथमिकता दी। नागरिक स्वतंत्रता यानी प्रेस की स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बढ़ावा मिला। यूरोपीय प्रभाव क्या हुआ? इस क्रांति ने बेल्जियम, पोलैंड, जर्मनी और इटली में स्वतंत्रता के आंदोलनों को प्रेरित किया। तो इस तरह से आपको याद रखना है 1830 के जुलाई क्रांति के बारे में। ठीक ना। आप एक दो बार वीडियो देखिएगा तो आसानी से आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि बहुत कुछ सुनकर भी याद हो जाता है। अब आता है जर्मनी के एकीकरण की बाधाएं क्या थी। जर्मनी का मतलब जर्मनी का एकीकरण करना था। अच्छा, तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था। तो बिस्मार्क की भूमिका बहुत ही बिस्मार्क ने, ठीक है, और बिस्मार्क ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। ठीक ना। और जर्मनी का एकीकरण किया। इस बात को याद रखिएगा। जर्मनी का एकीकरण किसने? बिस्मार्क ने किया था 1871 ईस्वी में। ये भी याद रख लीजिएगा, 1871 ईस्वी में। जर्मनी के एकीकरण में निम्नलिखित प्रमुख बाधाएं थी। पहले, लगभग 300 छोटे बड़े राज्य। दूसरा, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं। राष्ट्रवाद की भावना का अभाव। ऑस्ट्रिया, चौथा नंबर है ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप तथा मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी नीति। ये सब जर्मनी के एकीकरण में बाधा थी। ठीक है। जर्मनी के एकीकरण में बाधा पूछेगा तो क्या बताइएगा कि लगभग 300 छोटे बड़े राज्य, इन राज्यों में व्याप्त राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक विषमताएं, मतलब कोई भी एकता नहीं था, जिस कारण से जर्मनी को एकीकरण करने में बाधा आ रही थी। और राष्ट्रवाद का भी भावना नहीं था। राष्ट्रवाद मतलब जानते ही हैं कि राष्ट्र के प्रति प्रेम। ठीक है। वैसा कोई भावना भी नहीं था। ऑस्ट्रिया का हस्तक्षेप था। ठीक है। और मेटरनिख की प्रतिक्रियावादी थे, क्रियावादी नीति थी। मतलब अगर कोई नेता अगर अपना प्रतिक्रिया दे रहा है तो वो क्या करते थे? कोई अपनी प्रतिक्रिया कर रहा है तो उनका जो नीति था वो प्रतिक्रियावादी था। कहने का मतलब हो गया कि उल्टा काम करते थे वो। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा, मेटरनिख युग क्या है? आ गया बात को। तो मेटरनिख जो था वो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ठीक है। मेटरनिख क्या था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था। ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है कि मेटरनिख कौन था? तो ऑस्ट्रिया का चांसलर था। वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ। यह बात याद रखिएगा कि आपसे पूछा पूछा जा सकता है कि नेपोलियन युग का अंत कब हुआ। तो वियना कांग्रेस सम्मेलन के द्वारा अंत हुआ। और मेटरनिख युग की शुरुआत हुई। मेटरनिख युग क्या है? मेटरनिख ऑस्ट्रिया का चांसलर था और वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोप में नेपोलियन युग का अंत हुआ, तब जाकर मेटरनिख युग का शुरुआत हुआ। मेटरनिख घोर प्रतिक्रियावादी था तथा राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र का विरोधी था। आया बात। इसीलिए जर्मनी के एकीकरण में क्या था, मतलब ये काफ़ी दिक्कत करता था मेटरनिख। तो राष्ट्रवाद एवं गणतंत्र के विरोधी था। 1848 के क्रांति के द्वारा मेटरनिख युग की समाप्ति होगी। 1848 में जो क्रांति हुई उसमें मेटरनिख युग का अंत हुआ। ठीक है। तो मेटरनिख युग क्या हुआ? मेटरनिख युग कब प्रारंभ हुआ? तो वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद। ठीक है। हाँ, अब बिस्मार्क के कार्यों का चर्चा करें। ये काफ़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आते रहता है, इसलिए ध्यान से इसको याद कर लीजिएगा। और जैसा कि हम बताए थे कि ऑटो वन बिस्मार्क, इसका पूरा नाम क्या था? ऑटो वन बिस्मार्क। इनका जन्म 1815 में हुआ था, मृत्यु 1898 में हुआ था। याद रखिएगा। प्रशिया के एक चतुर राजनयिक और जर्मन साम्राज्य के प्रथम चांसलर। 1871 से 1890 के बीच में वो प्रथम चांसलर थे जर्मनी का। ठीक है। और उन्होंने लौह और रक्त की नीति के माध्यम से जर्मनी के छोटे राज्यों को एकजुट कर 1871 में एक शक्तिशाली जर्मन साम्राज्य की स्थापना की। बताए थे ना हम कि जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने किया था, 1871 ईस्वी में किया था। ठीक है। याद हो गया। इसके लिए उन्होंने डेनमार्क, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के साथ युद्धों का नेतृत्व किया। ठीक है। 1864 में डेनमार्क, ऑस्ट्रिया 1866 में और फ्रांस 1870
71 में, ठीक है। अपनी कुशल कूटनीति से यूरोपीय राजनीति में जर्मनी को सर्वोपरि बनाया। ये बिस्मार्क के कार्ड की चर्चा है। ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा लिखना भी नहीं है और ऐसा ढंग से लिख देना है जिसमें सारे बात आ भी जाए, मतलब एकदम अपने भाषा में लिखना है इसको, ठीक है। चलिए अब आइए, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार घूम फिर के ये क्वेश्चन आते रहता है। छठा नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इटली के एकीकरण में काबुल की भूमिका का उल्लेख करे या काबुल का संक्षिप्त परिचय दे। ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो काबुल को इटली के एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। 1850 में वह सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल का मंत्री, काबुल जो थे वो क्या थे, सार्डिनिया के राजा विक्टर इमैनुअल के मंत्री, एवं 1852 में प्रधानमंत्री बना। 1850 में मंत्री बना और 1852 में प्रधानमंत्री बना। तो काबुल का इटली का एकीकरण का राजनीतिज्ञ कहा जाता है। उसने सैनिक, किसने, तो काबुल ने इटली के तो उसने सैनिक और आर्थिक सुधारों द्वारा सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। सैनिक और आर्थिक सुधारों से उन्होंने सार्डिनिया की स्थिति सुदृढ़ की। पेरिस शांति सम्मेलन में उसने इटली के एकीकरण का प्रश्न उठाया। 1859 में ऑस्ट्रिया को पराजित कर काबुल ने लोम्बार्डी पर अधिकार कर लिया, ठीक है। तो यही है काबुल की भूमिका इटली का एकीकरण में। चलिए ये 7वां नंबर क्वेश्चन भी 2026 के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। गैरीबाल्डी कौन था? इटली के एकीकरण उसकी क्या भूमिका थी? आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी की भूमिका का चर्चा करें, ऐसे भी बोल सकता है। चाहे डायरेक्ट पूछ दे गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें, तो ये 3 क्वेश्चन का एक ही आंसर होगा, याद रखिएगा। गैरीबाल्डी कौन था, इटली के एकीकरण में उसकी क्या भूमिका थी? इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी की तलवार ने पूरा किया, याद रखिएगा। इटली के एकीकरण का द्वितीय चरण गैरीबाल्डी के तलवार ने पूरा किया। वह युद्ध की नीति में विश्वास करता था, युद्ध की नीति में विश्वास करता था। उसने सशस्त्र युवकों की एक टुकड़ी बनाई जो लाल कुर्ती कहलाई। हाँ, तो लाल कुर्ती बनाने वाले कौन थे? तो गैरीबाल्डी थे, याद रखिएगा। इनकी सहायता से उसने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की, ठीक है। उसने सिसिली पर अधिकार कर वहाँ गणतंत्र की स्थापना की। वह पोप के राज्य पर भी आक्रमण करना चाहता था, परंतु काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी। वो क्या करते थे, पोप के राज्य पे आक्रमण करना चाहे, लेकिन काबुल ने इसकी अनुमति नहीं दी, कहा कि ना, ये काम नहीं करना है। तो चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आ रहे हैं। ये सब क्वेश्चन आपको याद रहना चाहिए। अगर आप याद करके नहीं जा रहे हैं तो मतलब आप याद नहीं किए, मतलब आप पढ़ाई नहीं किए हैं और नहीं जान रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। आप शुरू से पढ़ना चाहिए था और नहीं पढ़े हुए हैं तो अभी कम से कम ध्यान दे दीजिए, याद कर लीजिए। बियना कांग्रेस की क्या उपलब्धियां हैं, ठीक है। तो आप लोग जान रहे थे बियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद क्या हुआ था, मेटरनिक युग स्टार्ट हुआ था, याद रखिएगा। चलिए वियना कांग्रेस की उपलब्धियां बता रहे हैं। तो वियना की कांग्रेस में विभिन्न यूरोपीय देशों के प्रतिनिधियों ने नेपोलियन युद्धों के दौरान यूरोप में आए परिवर्तनों को लाने के इरादे से संधि पर हस्ताक्षर किए। वियना कांग्रेस सम्मेलन के बाद ही ना नेपोलियन युग का अंत हुआ था और मेटरनिक युग का शुरुआत हुआ था। संधि की मुख्य उपलब्धि यूरोप में शांति और सद्भाव बनाए रखना था, जो बाधित रहता है। पहला लक्ष्य मजबूत पड़ोसी बनाकर फ्रांस को सुरक्षित करना था। दूसरा जो था शक्ति संतुलन बहाल करना था। और तीसरा जो था बोर्बोन परिवारों को सिंहासन पर बहाल करना था। ये वियना कांग्रेस की उपलब्धियां हैं, ठीक है। इस तरह से याद कर लीजिएगा इसको। मान लीजिए आप कुछ और आंसर याद किए हुए हैं तो आप वही याद रखिएगा। यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं कि ये VVI क्वेश्चन है, इसको देख कर जाना है, याद करके जाना है, ठीक है। आइए 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं।
जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क कौन सी नीति अपनाई? वो बताया है ना कि जर्मनी का एकीकरण किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, और उन्होंने लौह एवं रक्त की नीति अपनाई। तो जर्मनी का एकीकरण 1871 में प्रशिया के चांसलर ऑटो बॉन बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। इस कूटनीतिक और सैन्य नीति का मुख्य उद्देश्य युद्ध और सैन्य शक्ति के दम पर जर्मनी का एकीकरण करना था, जिसमें उन्होंने ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस के खिलाफ 3 प्रमुख युद्धों का उपयोग किया 1864 से 1871 के बीच में। इसके बारे में हम पीछे पढ़ लिए हैं बिस्मार्क के बारे में, जिसमें लिखा हुआ था कि 3 युद्ध, फ्रांस, डेनमार्क और ऑस्ट्रिया। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था, कैसे? क्वेश्चन आ सकता है कि विलियम वन के बगैर जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क के लिए असंभव कैसे था। ठीक है, ये भी बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग। तो आइए बात करते हैं। विलियम प्रथम के बिना बिस्मार्क के लिए जर्मनी का एकीकरण अप्रभावी था, क्योंकि विलियम प्रथम ने बिस्मार्क को राजनीतिक और सैन्य समर्थन प्रदान किया था। बिना उनके राजनीतिक और सैन्य समर्थन के विलियम प्रथम के बगैर जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के लिए असंभव था। ठीक है, प्रदान किया, जिससे बिस्मार्क को अपने आप पर सहजता से लागू किया जा सके। मतलब बिस्मार्क ने अपने आप पर उसको लागू किया, और क्या किया? विलियम प्रथम के सहायता से जर्मनी का एकीकरण किया। ठीक है, बात समझ रहे बात को? चलिए, तो ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको लिए लाते रहूँगा, इसलिए ध्यान से सारे क्वेश्चन को याद कर लेना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे ऐड किए हैं, और आपको देख के भी जाना है। देखिए, आप इस क्वेश्चन सबको भी याद कीजिए, और साथ में आप क्वेश्चन बैंक का भी लगभग 10 साल का अगर आपसे याद हो जा रहा है तो 10 साल का याद कीजिए, तो कम से कम 5 साल का तो जरूर याद कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से भी आपको पढ़ना है। ठीक है, खैर ये सब क्वेश्चन आपको क्वेश्चन बैंक में भी मिलेगा, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, घूम फिर कर आते रहता है क्वेश्चन सब। ठीक है, तो फ्रैंक क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई, इसका क्या परिणाम हुआ? तो फ्रैंकफर्ट संसद मई 1848 में की बैठक जर्मनी के विभिन्न राज्यों को एकीकृत कर संवैधानिक और लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य स्थापित करने के उद्देश्य से बुलाई गई थी। इसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि संसद ने एक संविधान तैयार किया, लेकिन पर्सा के राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ द्वारा मुकुट अस्वीकार करने के और अन्य राजाओं को विरोध के कारण यह प्रयास असफल रहा, और 1849 में संसद भंग कर दिया गया। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, समझे? अब मेन बात यह है कि ये क्वेश्चन सब आप जरूर देखिए, 20 दिन के अंदर में हम ऐसे ऐसे क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आपको चैप्टर वाइज लेके आ रहे हैं। ठीक है, और एक बार में मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम से कुछ दिन पहले डालूंगा, आप उसको देख के जरूर जाइएगा। ठीक है, जो कि 100% चांसेस रहेंगे आने के, और ऐसे इस सब भी क्वेश्चन का आने का चांसेस है बहुत। ठीक है, इसलिए आप इस सारे क्वेश्चन को अगर रोज़ याद करते हैं तो आपके क्वेश्चन मतलब ज़्यादा हो जाएगा, मतलब क्या बोलते हैं, क्वेश्चन का जो संग्रह होगा वो बहुत हो जाएगा आपके पास। अगर रोज़ 10-15 क्वेश्चन याद कर ले 2 मार्क्स वाले, सोच लीजिए हम 2 विषय लेके आ रहे हैं, और आप अगर 3-4 विषय कर रहे हैं 10-10 क्वेश्चन, तो आपका सोशल साइंस का 40 क्वेश्चन पर डे आप कर रहे हैं। ठीक है, 20 से 30 क्वेश्चन कर रहे हैं, अगर कर ले रहे हैं 20-30 क्वेश्चन, तो आपके जो 20 दिन है वो कम से कम कितना हो जाएगा? अगर पर डे 20 क्वेश्चन कर रहे हैं तो लगभग 300 से 400 क्वेश्चन आप 2 मार्क्स के तैयार करके जा रहे हैं, और 300 से 400 क्वेश्चन बना के जाइएगा, याद करके जाइएगा, वो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो क्या आपके नहीं आएंगे एग्जाम में? जरूर आएंगे। आप देख लीजिए, एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा कि आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, आप जाके एग्ज़ाम जाके दे के आइए, फिर दोबारा उसको क्वेश्चन को लेके आना है आपको, और सारे कुछ वीडियो में देखिएगा आप कि हाँ सर का आया हुआ मिला कि नहीं।
तो सर ने जो बताया, जो वीडियो बना के सर ने जो क्वेश्चन दिया कि उसका लड़ा कि नहीं लड़ा, तो आप चेक भी कर सकते हैं। तो आप कहिए, आप फिर बाद में पछताइएगा नहीं कि हाँ हम ये वीडियो नहीं देखे और ना ही याद किए। इसलिए अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए और कहिए कि इसको याद कर लेवे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।